प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान के पहले अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्प के लैंगिक भाग में क्या परिवर्तन होता है, पौधे एक जगह स्थिर होते हैं फिर भी इनमें नर और मादा युग्मक का मिलन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन में जीवीय और अजीवीय कारक क्या भूमिका निभाते हैं, पुष्पी पौधों में निषेचन किस प्रकार का होता है। बच्चों, हम सभी पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि जीवित रहने के लिए श्वसन, पोषण, उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जनन के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं। तो फिर जीवों को जनन की क्या आवश्यकता है? आइए हम लोग थोड़ा विचार करें कि आखिर जीव जनन क्यों करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव की आयु निश्चित है, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर कोई जीव प्रजनन ना करे तो उसकी अगली संतति नहीं आएगी और एक समय बाद वह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन एकमात्र प्राकृतिक विकल्प है। जीवों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में नई संतान का जनन एक ही जनक से होता है। इसमें युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण नहीं होता और होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि। और दूसरा लैंगिक प्रजनन, जिसमें जनक जीव और उसकी संतति में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि इस प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं और संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जैसे मनुष्य, पुष्पी पादप आदि। बच्चों, आज हम देखेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार पूरा होता है। अध्ययन की दृष्टि से आवृत बीजियों में लैंगिक प्रजनन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। दूसरा निषेचन फर्टिलाइजेशन। तीसरा निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। विद्यार्थियों, इसकी पूर्व की शैक्षिक वीडियो में आपने जाना था कि पुष्प की संरचना कैसे होती है और नर युग्मक तथा मादा युग्मक का विकास किस प्रकार से होता है। अर्थात आपने जाना था पुष्प की संरचना के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में और गुरु बीजाणु जनन के बारे में, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। बच्चों, इससे पहले आपने पुष्प की संरचना देखी थी। आपने देखा था कि पुष्प पे मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रीशियम, जायांग, गाइनीशियम। तो बच्चों, आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बाह्य दलपुंज है, ये स्ट्रक्चर, और ये बाह्य दलपुंज है, ये आपका है दलपुंज, यानी ये आपका कैलिक्स है और ये कोरोला है। ये पेटल्स, जिन्हें हम पेटल्स भी कहते हैं, ये कोरोला है। तो बच्चों, कैलिक्स और कोरोला यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है, सहायक ऑर्गन्स है। ये जनन में प्रतिभाग नहीं करते हैं। जो जनन में हमारे प्रतिभाग करते हैं वो है, ये आप देख सकते हैं, जायांग, जो मादा जनन अंग है, और यहाँ पे आपको दिखेगा इसका भाग मादा जनन अंग का, जो कि वर्तिकाग्र है। ये आपकी वर्तिका है और ये यहाँ पे आपको अंडाशय देखने को मिलेगा। और बच्चों, ये है आपका नर जनन अंग, जिसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, जिसे हम पुमंग भी कहते हैं। ये है आपका परागकोश, जिसके अंदर हमें परागकण देखने को मिलते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे ये जो संरचना है आप जो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पुमंग। पुमंग क्या है? हमारा नर जनन अंग है। इसकी इकाई होती है पुंकेसर। तो पुंकेसर का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। ये तंतु
और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये है परागकोश। ठीक है, जब परागकोश का हमने अनुप्रस्थ काटा यानी ट्रांसफर सेक्शन काटा तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर 2 लोब दिखाई दे रहे हैं और हर लोब में 2 थीका है, यानी ये द्विपाली है और हर पाली में यानी दोनों पाली में 2-2 कोष्ठ है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर हमारा परागकण बनता है। मादा जनन अंग आप जानते हैं, जायांग, जिसकी इकाई क्या है, इकाई इसकी स्त्री केसर है। और इसके आप भाग देखिए, ये भी इनमें आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वर्तिकाग्र, जहां हम आगे देखेंगे कि यही हमारा परागकण आता है। वर्तिकाग्र आपने देखा, फिर आपने देखा ये वर्तिका, जहां से होते हुए नर युग्मक अंदर जाते हैं, और ये अंडाशय, ये जो उभरा हुआ फूला हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, सोलन पार्ट, ये क्या है, ये है हमारा अंडाशय। तो आपने बच्चों पुष्प की संरचना, उसके नर और मादा अंग के बारे में जान लिया। अब हम बच्चों ये तो जानते हैं कि नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलना होता है, संलयित होना होता है, उसके पश्चात निषेचन होता है। तो ये जो नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होगा, तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है किसकी, परागकण की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परागण कहते हैं। तो बच्चों पुष्प के परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी स्टिग्मा तक पहुंचना परागण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये वर्तिकाग्र है यानी स्टिग्मा, उसके बाद ये परागकोश है, और यहीं पे हमने देखा था परागकोश में परागकण बन रहे हैं, तो परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र तक, ये क्या है, इसी को हम परागण कहते हैं। अब हम परागकण के स्रोत के आधार पर परागण को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला स्वयुग्मन ऑटोगैमी, दूसरा सजात पुष्पी परागण जिटनोगैमी, तीसरा पर परागण या पर निषेचन जीनोगैमी। तो बच्चों हम सबसे पहले स्वयुग्मन को समझते हैं। बच्चों जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला उन्मील परागणी पुष्प यानी कैस्मोगैमस फ्लावर, ये अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान होते हैं जिनमें परागकोश व वर्तिकाग्र खुले हुए होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। और दूसरा है अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, ये ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं हैं और इनमें पर परागण होने की कोई संभावना नहीं होती, इनमें सिर्फ स्वयुग्मन ही संभव है। और बच्चों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हम इन दोनों प्रकार के पुष्पों को देख सकते हैं, जैसे वायोला, ऑक्सैलिस, कोमेलिना। आप देखिए बच्चों, यहाँ आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है जो कि एग्जाम्पल है ऐसे ही पौधे का जिसमें दोनों प्रकार के पुष्प हमें नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी ये हम जैसे नॉर्मल फ्लावर्स देखते हैं उन्हीं की तरह ये सामान्य पुष्पों की तरह खुले हुए हैं। इनके एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ है जिनमें सजात पुष्पी परागण या फिर पर परागण हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और है ये दूसरा, आप देख सकते हैं क्लेस्टोगैमस फ्लावर। ये आपको बच्चों लग रहा होगा कि ये जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ही हमें ये पुष्प देखने को मिलते हैं। ये फ्लावर जो हैं ये हमेशा बंद रहते हैं, ये कभी भी खुलते नहीं हैं। ठीक है, अब हम सजात पुष्पी परागण या जिटनोगैमी के बारे में जानते हैं। जब एक ही पौधे पर 2 पुष्प अलग अलग पुष्प में परागण होता है तो उन्हें हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों परागकोश और वर्तिकाग्र। अब आप देखिए कि एक पौधे पर 2 पुष्प हैं, अब इनके बीच जब परागण होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सजात पुष्पी परागण होगा। और ये आनुवंशिक रूप से समान होते हैं क्योंकि इनका जो पराग है वो उसी पौधे से आता है, तो इनमें कोई भिन्नता, हमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कि परनिषेचन यानी जीनोगैमी क्या होता है। बच्चों
जब एक ही प्रजाति के दो अलग पौधे निषेचन में भाग लेते हैं, मतलब उनके पुष्प, जब एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे, उनके पुष्पों के बीच परागण होता है, तो उसे हम परनिषेचन या परपरागण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने एक गुलाब का पौधा लिया, जिसे हमने एक पौधे को प्लांट ए नाम दिया, दूसरे को प्लांट बी दिया है। जब इनके बीच में परागण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परपरागण या फिर परनिषेचन। अब बच्चों, हमने ये देखा कि नर युग्मक परागकोश में बन रहे हैं और मादा युग्मक अंडाशय में बन रहे हैं। अब ये दोनों अचल हैं, तो निषेचन के लिए ये हमें पता है कि नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना है, तभी वो उससे संलयित होगा और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो बच्चों, आप ये बताइए कि हम तो ये जानते हैं कि पौधे हमारे स्थिर हैं और इनमें बनने वाले युग्मक भी अचल हैं, तो आखिर कैसे ये परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी? बच्चों, इसके लिए हमारी प्रकृति में विभिन्न कारक मौजूद हैं जो पराग कणों का स्थानांतर करवाने में सहायक हैं। तो हम लोग देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अजैव कारकों के बारे में, यानी एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें वायु और जल आते हैं। अब वायु और जल कारक के माध्यम से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक संयोगात्मक घटना है, और इसी वजह से बच्चों, जिन पौधों में परागण जल तथा वायु के द्वारा होता है, उनमें बीजांडों की अपेक्षा असंख्य मात्रा में परागकणों का उत्पादन होता है। और अजीवीय कारकों में भी परागण सामान्यतः वायु द्वारा ही होता है। वायु द्वारा होने वाले परागण के परागकण हल्के होते हैं और चिपचिपाहट रहित होते हैं, जिससे वे हवा के साथ दूर तक संचारित हो सके। वायु द्वारा परागण हमें विशेष रूप से घास कुल के पौधों में देखने को मिलता है। अब जल द्वारा परागण बहुत कम पौधों में देखने को मिलता है। जल द्वारा परागण हमें मुख्यतः निचले समूह के पौधों में, जैसे ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है, जिनमें जल द्वारा ही परागण होता है। और ऐसा माना जाता है कि यही कारण है कि इस पादप समूह का वितरण वहां देखने को मिलता है जहां जल की उपलब्धता है, क्योंकि इनके नर युग्मक को संचार के लिए जल की आवश्यकता होती है। कुछ जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला वैलिसनेरिया, ये ताज़े पानी में मिलते हैं, और ज़ोस्टेरा जो समुद्र में मिलते हैं, इनमें जल द्वारा परागण होता है। लेकिन बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जलीय पौधे जल के माध्यम से ही परागण करें। जैसे वाटर हायसिंथ या जलकुंभी और वाटर लिली परागण के लिए ये वायु या जीवों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अब हम जैव कारकों के बारे में जानते हैं। जैव कारक से हम समझ सकते हैं कि इनमें प्राणी आते हैं। इनमें तितलियां, मधुमक्खी, पक्षी, चमगादड़ आदि प्रमुख जैव कारक हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जैव कारकों का ही इस्तेमाल करते हैं। इनके पुष्प बहुत आकर्षक तथा सुगंधित होते हैं, जिससे जीव इनकी तरफ आकर्षित हो और परागण करवाने में सहायता प्रदान करें। और बच्चों, यही कारण है कि वे पौधे जिनमें अजीवीय कारक यानी जल तथा वायु द्वारा परागण होता है, उनके पुष्प जैव कारकों द्वारा होने वाले पुष्पों की अपेक्षा कम आकर्षक तथा सुगंधहीन होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना होता। और जैव कारकों द्वारा होने वाले पुष्पों को जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, इसीलिए वे बहुत आकर्षक, रंगीन और सुगंधित होते हैं और मकरंद यानी नेक्टर पैदा करते हैं। और परागण करवाने के पुरस्कार में पुष्प जीवों को मकरंद प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जीवों के साथ सह संबंध भी स्थापित करते हैं, जैसे कीट एमोर्फोफिलस के परागण में सहायक होते हैं। और पुष्प की अधिक ऊंचाई होने के कारण इन कीटों को अंडों के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त होता है। युक्का तथा शलभ यानी मौत के बीज, ये दोनों युक्का और शलभ एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। इनमें शलभ युक्का के पुष्प के अंडाशय में अपने अंडे देते हैं और इसके बदले पुष्प का परागण पूरा होता है।
और जब बीज विकसित होना शुरू होता है तब जाके मौत का लार्वा अंडे से बाहर आता है। इस प्रकार ये अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हैं। बच्चों, अब हम परागण के महत्व को समझते हैं। पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने में परागण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परागण क्रिया पौधों एवं जंतुओं के बीच एक पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करती है। बच्चों, जीवों में तो मधुमक्खी को परागण का बहुत महत्वपूर्ण कारक माना गया है। ये लगभग 70% फसलों का परागण करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे आहार पर इसका असर देखने को मिलेगा। बच्चों, हमें इन कीटों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव द्वारा किए जा रहे उन क्रियाकलापों पर रोक लगानी चाहिए जो इन कीटों और जीवों के लिए हानिकारक हैं। बच्चों, जिन पुष्पों में नर तथा मादा अंग दोनों पाए जाते हैं उनमें स्वपरागण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और बच्चों, पौधे में लगातार स्वपरागण के कारण पौधों की आने वाली संतति नपुंसक और कमज़ोर हो जाती है, अर्थात उनकी उत्तरजीविता कम हो जाती है। इस घटना को अंतःप्रजनन अवसाद यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इससे बचने के लिए पौधों में प्राकृतिक रूप से विशेष उपाय पाए गए हैं जिन्हें हम बहिप्रजनन उपकरण या युक्तियां कहते हैं। आइए ऐसे ही कुछ प्रमुख उपकरणों के बारे में जान लेते हैं जिससे स्वपरागण को रोकने तथा परपरागण को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। सबसे पहला, पराग अवमुक्ति, पॉलन रिलीज एवं वर्तिकाग्र की ग्राह्यता, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का समकालिक ना होना। कुछ पौधों में ऐसा होता है कि वर्तिकाग्र तैयार होने से पहले ही पॉलन रिलीज हो जाते हैं या फिर पॉलन रिलीज हो उससे पहले ही वर्तिकाग्र पराग ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस वजह से परागण संपन्न नहीं हो पाता। दूसरा है स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यह आवृत बीजियों यानी पुष्पी पादपों में एक वंशानुगत प्रक्रम यानी जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे स्वपरागण को रोका जाता है। इसमें एक ही पुष्प या एक पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि को रोका जाता है। और तीसरा है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यदि एक ही पौधों पर नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों ही मिलेंगे तो स्वयुग्मन तो नहीं होगा, लेकिन सजात पुष्पी परागण होगा जिससे वे आनुवंशिक रूप से एक ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और इस वजह से इनमें स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण दोनों नहीं हो पाते। बच्चों, हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अब किसी भी पुष्प का परागकण अपनी प्रजाति के वर्तिकाग्र पर ही जाकर गिरे यह तो जरूरी नहीं है। किसी भी पुष्प का परागकण किसी भी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा है वो सही है या उसी की प्रजाति का है या नहीं? तो इसके लिए स्त्री केसर तक पहुंचने पर परागकण एक प्रकार का रसायन स्रावित करता है जिसे स्त्री केसर पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन द्वारा पहचाना जाता है और वर्तिकाग्र पर परागकणों के जमाव से बीजांड के अंदर पराग नलिका के प्रवेश तक होने वाली घटनाओं के क्रम को पराग स्त्री केसर अंतःक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने परागण के बारे में जाना। अब परागण संपन्न होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। तो उससे पहले हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक संरचना दिख रही है। आपने इससे पहले बीजांड की संरचना के बारे में देखा था। तो बच्चों, आपने देखा कि बीजांड काय के अंदर हमें ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिल रही है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद हमें जो संरचना मिलती है वो क्या है? गुरु बीजाणु का डायाड और उसके बाद गुरु बीजाणु का टेट्राड। आपको पता है बच्चों, जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? उसके बाद हमें 4 अगुणित कोशिका प्राप्त होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन हुआ अर्धसूत्री तो हमें गुरु बीजाणु डायाड मिला और उसके बाद टेट्राड मिला। अब हमें ये जो 4 कोशिकाएं मिली हैं, इसमें देखिए इनमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और एक कोशिका क्रियाशील रहती है जो आगे चलकर परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं। बच्चों, ये कोशिका आप देख रहे हैं, यही है जो आगे चलकर हमारा भ्रूण कोश बनाएगी, परिपक्व भ्रूण कोश बनाएगी। और बच्चों, इसके आगे फिर से हम देख रहे हैं कि विभाजन हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान देना है। इसमें अब आगे केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन नहीं, केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए एक केंद्रक है, एक केंद्रक में विभाजन हुआ समसूत्री तो 2 केंद्रक मिला हमें। अब ये कौन सी 2 केंद्रीय चरण हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें फिर से समसूत्री विभाजन हुआ और 4 केंद्रीय चरण प्राप्त हुआ। भ्रूण कोश का 4 केंद्रीय चरण हमें प्राप्त हुआ। बच्चों, जैसे ही यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ केंद्रक का, ये विपरीत दिशा में जाने लगते हैं और वहां जाकर इनका समसूत्री विभाजन होता है। फिर उसके बाद फिर से समसूत्री विभाजन होगा और हमें 8 केंद्रीय चरण देखने को मिलेंगे और इसमें से 2 केंद्रक पास आ जाएंगे और ये दोनों बीच में आ जाएंगे और ये तीनों विपरीत दिशा में रहेंगे। अब बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, अभी तक जो हमें यहाँ पे जो संरचना प्राप्त हुई है वो कैसी है, वो फ्री न्यूक्लियर है, यानी मुक्त केंद्रक संरचना प्राप्त हुई है। इसमें कहीं पर भी केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही 8 केंद्रीय चरण प्राप्त होगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे हमें देखने को मिल रहा है कि 8 केंद्रीय चरण होने के बाद कोशिका भित्ति बनने लगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3, यहाँ पर 3 केंद्रक, इनके ऊपर हमें कोशिका भित्ति देखने को मिल रही है और नीचे के जो 3 केंद्रक हैं इन पे हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी। लेकिन जो बीच में ये 2 केंद्रक बचे हैं, इन पर सिर्फ एक कोशिका भित्ति है। और वो कौन सी कोशिका भित्ति है, वो जो हमारा केंद्रीय कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है। तो इस प्रकार से जो हमें संरचना प्राप्त हो रही है परिपक्व भ्रूण कोश की, वो कैसी है, वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीकृत संरचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केंद्रक हमें देखने को मिल रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हमें कोशिका देखने को मिल रही है। अब बच्चों आप ये ध्यान दीजिए कि आगे किस प्रकार से निषेचन होगा, ये हम आगे देखते हैं कि निषेचन किस प्रकार से होगा। और ये ध्यान देना है कि ये जो कोशिकाएं हैं, सहाय कोशिका और अंड कोशिका, ये जो हमें कोशिकाएं यहाँ पे जो 6 कोशिकाएं हमें जो अभी कोशिका भित्ति जो बनी है, उसमें हम ध्यान दें कि उसमें 2 सहाय कोशिका है और 1 अंड कोशिका है। और वो किस तरफ है, वो है बीजांड द्वारी सिरे की तरफ। ठीक है बच्चों, ये किधर है, बीजांड द्वारी सिरे की तरफ। और ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो मिल रही हैं वो हमें किधर मिल रही हैं, वो निभागीय सिरे की तरफ, निभागीय सिरे की तरफ देखने को मिल रही है। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना को देखा। अब हम जानेंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों पुष्पी पादपों में पौधों के अन्य समूह से बहुत अलग प्रकार का निषेचन होता है। इसमें हमें जो परागकण से निकलकर नर युग्मक अंडाशय में जा रहे थे,
वो 2 नर युग्मक थे, तो वो 2 नर युग्मक अलग अलग कोशिकाओं से या कह लें केंद्रकों से संलयित होकर 2 अभिन्न प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इसी वजह से इन्हें द्विनिषेचन कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि द्विनिषेचन में होने वाले संलयन किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चों आप संरचना देख सकते हैं परिपक्व भ्रूण कोश की। तो जो परागकण से 2 नर युग्मक निकल कर आ रहे हैं वो सहायक कोशिका की मदद से केंद्रीय कोशिका में प्रवेश करते हैं और हमेशा ये नर युग्मक बीजांडद्वारी सिरे से ही अंदर जाते हैं। इससे ये अंदर जाते हैं और एक नर युग्मक, ये जो अंड कोशिका आपको दिख रहा है, ये अंड कोशिका जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक नर युग्मक इससे जाकर संलयित होता है और वो जाइगोट का यानी युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इसे युग्मक संलयन कहते हैं और इसके फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है? जाइगोट यानी युग्मनज देखने को मिल रहा है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे त्रिसंलयन। त्रिसंलयन में आप देखिए जो नर युग्मक आया था वो हमने ये देखा कि एक नर युग्मक कहाँ गया था? अंड कोशिका से मिला था और युग्मनज का निर्माण किया था। अब देखिए एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिला और युग्मनज का निर्माण किया और दूसरा नर युग्मक यहाँ ध्रुवीय कोशिका से मिलेगा या ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा और किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करेगा जो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे? एक नर युग्मक और ये 2 जो हमें केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चों ये जो नर युग्मक आ रहा है ये एक सहायक कोशिका से होते हुए अंदर जा रहा है और इसको रास्ता दिखाने का कार्य कौन कर रहा है? इसको रास्ता कौन दिखा रहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस यानी तंतुरूप समुच्चय। तो बच्चों हमने ये देखा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जाना, जिसमें हमने देखी निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक का विकास। उसके बाद हमने परागण के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा निषेचन के बारे में कि किस प्रकार का निषेचन हमें पुष्पी पादपों में देखने को मिल रहा है। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कि निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं कौन सी हैं, मतलब जो हमें यहाँ पर निषेचन के फलस्वरूप त्रिगुणित और द्विगुणित संरचना प्राप्त हुई है, वो आगे चलकर उसका क्या भविष्य है। तो बच्चों अब हम लोग इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं जिन्हें आप पूरा करने का प्रयास करें। इसमें आपको एक हैंड लेंस की सहायता से विभिन्न प्रकार के पुष्प, विशेष रूप से गुड़हल और सरसों के जनन अंगों का अध्ययन करना है और उनके चित्र को नोटबुक पर बनाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले शैक्षिक वीडियो में। धन्यवाद।